हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक। अब 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ाई करी नहीं, सोचा कि लास्ट ईयर है, चलो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी बोर्ड्स है और तुम लोगों ने इसीलिए 9th क्लास को सीरियस लिया नहीं। फिर आती है 10th क्लास। अब 10th क्लास में कईयों ने तो अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है। अब कुछ ने जब पढ़ना शुरू किया तब उन्हें कुछ भी 10th क्लास में ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तब उन्हें पता चला कि 10th क्लास में भी 9th क्लास के कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वाली सीरीज़ शुरू करी है। इसमें हम लोग 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं 10th क्लास की स्टडी शुरू करने से पहले, ठीक है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो बच्चे डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड लेक्चर पे आ गए हैं उन्हें मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पहले जाके वो फर्स्ट लेक्चर देखें, उसके बाद इसे कंटिन्यू करें। और जो बच्चे पहला लेक्चर देख चुके हैं, आओ हम लोग अपना आगे शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये है हमारा बेसिक ऑफ साइंस। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, शुरुआत करी थी मैटर से कि मैटर क्या है, कैसे बनता है, किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है। और फिर हम लोगों ने देखी थी बेसिक यूनिट ऑफ मैटर जो कि थी एटम। फिर हमने ये भी देखा कि एटम बेसिक यूनिट क्यों है। और फिर हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर देखा, उसमें बोहर मॉडल्स देखा था। और बोहर मॉडल देखने के बाद हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बारे में कुछ देखा था। जैसे कि उन पे कितना चार्ज होता है, उनका मास कितना है, उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, रिलेटिव चार्ज कितना है, एटॉमिक मास यूनिट क्या क्या है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देखी थी। अब आज का जो लेक्चर है हम वहाँ कल से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिनके बिना हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे। पहले हम इन वाले टॉपिक्स को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम जो कल जहाँ पे लेक्चर छोड़ा था वहीं से कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन लोग देखते हैं कि अभी हम लोग कुछ अलग टॉपिक पढ़ने, अलग टॉपिक नहीं, टॉपिक यही है, मतलब जहाँ से कल छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको दिखाई थी पीरियोडिक टेबल। मैंने आपसे बोला था कि इस पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स हैं। इतने एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था 118 एलिमेंट्स हैं, तो वही देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स, ठीक है, दो सब्सटेंस which are made up of single types of atoms। मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, O2, ऑक्सीजन गैस। O2 में देखो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ऐसे ही हैं N2, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में भी सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के ही मतलब नाइट्रोजन के ही एटम्स मिलेंगे। नाइट्रोजन के अलावा तुम्हें किसी और एटम नहीं मिलेंगे, कोई और एटम नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल है इसका आयरन, Fe का जो सिंबल होता है वो Fe, मतलब आयरन का जो सिंबल है वो Fe है, ठीक है। ऐसे ही आता है एल्युमिनियम, सिल्वर Ag, सोडियम, गोल्ड Au। ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, मान लो कि मैं और समझाता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि मान लो कि तुमने एक लोहे का टुकड़ा लिया। हाँ, सबके आसपास मतलब लोहे के घरों में चीज़ें तो होती हैं। तो मान लो कि तुमने एक आयरन का एक टुकड़ा लिया, लोहे का। तो इस लोहे के टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। पूरे लोहे के टुकड़े में सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स ही होंगे। Fe, मतलब हर जगह हर एटम सिर्फ Fe मतलब आयरन का ही होगा। सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही एटम दिखेगा, इसके अलावा कोई और एटम नहीं दिखेगा। अब अपन लोग देखते हैं ऐसे ही, चाहे एल्युमिनियम हो, एल्युमिनियम भी एक मेटल है। एल्युमिनियम के जैसे कि बर्तन वगैरह होते हैं खाना वाना बनाने के लिए, एल्युमिनियम के वायर्स आते हैं। तो
यू और सिर्फ एल्यूमिनियम के एटम्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंस जिनमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हों, उन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन अभी मैं आपको एक आगे चार्ट बनवाऊंगा, टेबल नहीं चार्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब अपन लोग देखते हैं कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स क्या होते हैं? those substances which are made up of two or more than two types of atoms। मतलब कंपाउंड वो सब्सटेंसेस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वो है H2O, अपना वाटर। इसमें देखो हाइड्रोजन के भी एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी एटम हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये कंपाउंड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ठीक है। अगला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हाइड्रोजन का भी 1 है, क्लोरीन का भी 1 एटम है। अगला है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक पावरफुल बेस है। वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। मतलब ऐसा समझ लो इसमें सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसके अंदर 3 एटम्स हैं, देख लो, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अगर अपन लोग बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, इसमें भी 3 एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, सल्फ़र का 1 है और ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? कंपाउंड्स के हैं, ठीक है। ये हो गए कंपाउंड के। टेंशन मत लो, अभी एक चार्ट बनाऊंगा उससे और अच्छे से समझ में आएगा। अब अपन लोग आगे चलते हैं मॉलिक्यूल्स। एक और चीज़ होती है मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया था कि जो मैटर होता है, जो मैटर है अपना, वो पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स, these are the groups of, ओके ग्रुप्स हटाते हैं, सिर्फ ग्रुप रखते हैं। these are the group of two or more atoms same and different both types। These are the groups of 2 or more atoms bonded chemically bonded together। मतलब ये ग्रुप्स हैं एटम के। मॉलिक्यूल जो है वो ग्रुप है एटम का, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे। ये एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं, जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर, ठीक है। अभी अपन इसे यहीं पे छोड़ते हैं। अब बात करते हैं चार्ट की, जिस चार्ट की मैं बात कर रहा था, जिस चार्ट के बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। चार्ट को इस वाली स्लाइड पे बनाते हैं। हम लोगों ने देखा था मैटर, कल हम लोगों ने देखा था मैटर। अब मैटर को अपन लोग 2 चीज़ों में अलग अलग क्लासीफाई करते हैं।
पहला है अपने पास एलिमेंट्स, पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। ठीक है, पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड्स। अभी हमारे पास मतलब अभी साइंटिस्टों ने सिर्फ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर पाए हैं। अभी जो पूरे वर्ल्ड में जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं, और अगर कंपाउंड्स की बात करें तो ये इनफाइनाइट है। मतलब हर रोज़ नए नए कंपाउंड्स डिस्कवर करे जाते हैं, साइंटिस्ट नए नए कंपाउंड्स को बनाते रहते हैं, और ये जो ये जो कंपाउंड्स हैं जो इनफाइनाइट बने हैं वो इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, मैटर को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। अब आगे आते हैं, ये है एलिमेंट्स के आगे आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपन लोग क्या ले लेते हैं, रुक जाओ मैं इस पर्दे पे से मैं इसे हटाता हूँ। ये देखो, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने ली है ऑक्सीजन। क्या लिया है, ऑक्सीजन को। रुक जाओ मैं अपने कैमरे को ऊपर लेके आता हूँ, इसे थोड़ा, ठीक है अब सही है, अब छोटा हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिए ऑक्सीजन। एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने ऑक्सीजन। क्या हो रहा है यार, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया है हम लोगों ने ऑक्सीजन को। अब ये देखो, ये रहा ऑक्सीजन का सिलेंडर। इस पूरे सिलेंडर के अंदर भरी होगी ऑक्सीजन गैस। कैसे भरी होगी, O2, O2, जाओ पेन चेंज करता हूँ। पूरे सिलेंडर के अंदर ऐसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन O2 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 पूरे में भरे हैं। इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन भरी हुई है O2 O2 O2, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इसमें से ये जो एक O2 है इसे क्या बोलेंगे, इसमें से ये जो एक O2 है इसे क्या बोलेंगे, तो ये होगा वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब इस पूरे सिलेंडर में ऑक्सीजन 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 O2 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 भरा पड़ा है पूरे में, और इसमें से ये जो एक एटम है, सॉरी एक ये जो O2 है, इसे हम लोग वन मॉलिक्यूल बोलेंगे। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैं ऑक्सीजन के, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही पाई जाती है, कोई दूसरा एटम नहीं है। लेकिन इस पूरी बॉटल के अंदर ये जो पूरा सिलेंडर बना हुआ है इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो O2 जो भरा पड़ा है इसमें से हम एक O2 को क्या बोलेंगे, ये सिंगल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का, ये सिंगल मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा O2। अब अपन लोग आगे आते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर आते हैं एटम्स। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एटम्स से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये जो O2 है, या फिर ऐसे लाते हैं, ये जो O2 है इसके अंदर कितने एटम्स हैं, इसके अंदर 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए बात को। मैटर को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, पहला है एलिमेंट्स, दूसरा है कंपाउंड्स। एलिमेंट्स अभी तक सिर्फ 118 डिस्कवर किए गए हैं। अगर अपन लोग बात करते हैं अब एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं, उनके अंदर कोई दूसरा एटम नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टाइप का एटम मिलेगा। अगर ऑक्सीजन है तो सारी ऑक्सीजन होगी, आयरन है तो सारे आयरन ही होंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने आयरन का टुकड़ा लिया तो आयरन के अंदर मतलब कि सिर्फ आयरन के ही मॉलिक्यूल भरे पड़े होंगे पूरे में। ऐसे ही हम लोगों ने ऑक्सीजन गैस ली तो इस पूरे सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भरे होंगे। क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स। और वो मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। अब आते हैं इधर राइट हैंड साइड, कंपाउंड भी किससे बनते हैं, मॉलिक्यूल से। कंपाउंड भी किससे बनते हैं,
मॉलिक्यूल से। और इसमें भी हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिया है इस बार कार्बन डाइऑक्साइड का। ये रहा CO2 का सिलेंडर, अपन लोगों ने एग्ज़ाम्पल लिया CO2 का, ठीक है। ये फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये रहा इसका। अब इसके अंदर भी जैसे ऑक्सीजन भरी पड़ी थी इस वाले में पूरे में, वैसे ही इसमें पूरे में क्या भरी होगी, CO2 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 के पूरे, ये पूरा सिलेंडर CO2 CO2 से भरा पड़ा होगा। लेकिन अगर अपन लोग ये पूछें कि इसमें से इस एक CO2 को क्या बोलते हैं, दिस इज वन मॉलिक्यूल इस एक CO2 को क्या बोलेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो ऑक्सीजन है, या तो ये ऑक्सीजन नेचर में कोई एक सिंगल एटम अकेला तुम्हें कहीं ऑक्सीजन नहीं घूमता हुआ मिल जाएगा कि एक एटम ऑक्सीजन का या एक एटम कार्बन का कहीं घूमता हुआ मिल रहा है, नहीं। ये लोग या तो किसी और चीज़ के किसी और कंपाउंड के साथ बॉन्ड होंगे, या फिर ये नेचर में पाए जाएंगे तो ऑक्सीजन गैस के तौर पे O2 के, मतलब दो ऑक्सीजन एक साथ मिले होंगे, ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलेंगे, ठीक है। अब ये रही कार्बन डाइऑक्साइड भी CO2, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगी, या फिर कार्बन किसी और से बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन किसी और से बॉन्ड होगा। तुम ये सोचो कि कार्बन का एक सिंगल एटम कहीं मिल जाए, ऑक्सीजन का कहीं अकेला एटम मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये रहा अपना मॉलिक्यूल पूरा, ये जो पूरा मतलब सिलेंडर है, ये पूरा CO2 से भरा पड़ा है। और इस एक CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। अब इसके भी अंदर मॉलिक्यूल के अंदर क्या आता है, मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, एटम से। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना है, एटम से। अगर अपन लोग यहाँ पे ये देखें कि एक CO2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, एक CO2 मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हैं, तो इसके अंदर हैं 3 एटम्स। कौन कौन से हैं, इसके अंदर हैं 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। अब हो सकता है कई स्टूडेंट्स कहें कि भैया आप ये क्या पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक, तो मतलब ये क्या ही है। मैं तुम्हें हकीकत बता दूं, कई बच्चों को मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल, एटम्स, इनमें डिफरेंस ही नहीं पता होता। वो बस पढ़ते रहते हैं कि हाँ एलिमेंट भी कुछ होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पता है किस में आती है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है मॉलिक्यूल्स और इनमें कंपाउंड्स में। ये जो 2 टर्म है, बच्चों को लगता है कि कंपाउंड भी अलग अलग एटम से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल भी अलग अलग एटम से मिलकर बना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, पहला है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड्स। अब ये जो दोनों हैं, एलिमेंट्स भी हैं और कंपाउंड्स भी हैं, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं और एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। इस तरह से तो इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, मॉलिक्यूल, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अब आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट्स और एटम, इन सब में क्या डिफरेंस है। सबसे ऊपर आता है मैटर। मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं और एलिमेंट्स के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल के बाद एटम मिलके बनते हैं। लेकिन एलिमेंट्स में क्या होगा कि एलिमेंट में सिंगल टाइप ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, और कंपाउंड में क्या होगा 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, जैसे CO2 हो गया, H2SO4 हो गया, NaOH हो गया, इस टाइप की चीज़ें तो हो गई, वो सारी कंपाउंड्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई, अब आगे चलते हैं। लेकिन आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की लिस्ट बनाई है, यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की लिस्ट बनाई है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका कॉमन नेम है टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट भी बोलते हैं इसे। ये देखो, ये इनके केमिकल नेम है, ये इनके फार्मूला हैं और ये इनके कॉमन नेम है।
ये लिस्ट को आपको याद करनी है। ये सारे वो कंपाउंड्स हैं जो पूरी 10th क्लास पर हमें बार बार देखने को मिलते रहेंगे। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप बैठ के इनके रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा नहीं लगाने की ज़रूरत है। आपको मतलब ये इतनी बार दिखेंगे ही कि आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप इसे 1-2 बार रीड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये रहे NaOH, Na2CO3, CaCO3, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम, ये इनके सबके नेम हैं। अब कॉमन नेम भी ज़रूर याद रखना है। कॉमन नेम क्यों याद रखना है? जैसे कि अगर उसने मान लो क्वेश्चन बोल दिया एक्स कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ, इट इज़ रिएक्ट विद जेड या इट इज़ रिएक्ट विद वाई। एक एक्स कंपाउंड है जो कि कपड़े धोने में काम आता है और जो कि वाई के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म जेड, एंड द जेड इज़ अ गैस एंड व्हेन बर्न, मतलब व्हेन वी बर्न द गैस इट साउंड्स लाइक पॉपअप साउंड, इट गिव्स पॉपअप साउंड, कुछ ऐसा बोलेगा। इस तरह का वो क्वेश्चन देगा, तुम्हें 4-5 एलिमेंट्स डाल के देगा एक्स वाई जेड ए बी करके। अब अगर तुम्हें यही नहीं पता, कॉमन नेम ही नहीं पता होगा कि वॉशिंग सोडा की बात कर रहा है, या उसने बोल दिया दिस कंपाउंड इज़ यूज्ड इन मेकिंग केक्स बेकिंग, या इट इज़ यूज्ड इन मतलब हम लोग खाने में यूज़ करते हैं ऐसे, तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन कर पाएंगे? हम लोग उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग आंसर्स में आते हैं, या तो 5 नंबर के आएंगे या तो 4 नंबर में आएंगे। तो आपको कॉमन नेम्स भी याद रखने हैं, और अगर आप इन्हें याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब बेनिफिट्स मिलेगा आगे क्लास 10th में। ठीक है, ये और कुछ फार्मूले हैं, कॉमन नेम है इनके और केमिकल नेम्स हैं, ये तुम आप लोग देख लेना। ये आपको PDF नोट्स में मिल जाएंगे, इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सारे आपको मैं PDF नोट्स में डाल दूँगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई, हम लोगों ने देख लिया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने एक लिस्ट भी देख ली कि केमिकल नेम, कॉमन नेम, फार्मूले उनके क्या क्या रहते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की लिस्ट देख ली। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा आयंस। क्या होता है आयंस? मैंने कल भी बताया था कि कल हम लोग आयंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आयंस क्या होता है? when an atom or molecule gain or loss electrons due to this a net charge appeared on them these are known as आयंस। मतलब जब कोई एटम और मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसके वजह से उसके ऊपर एक नेट चार्ज आ जाता है, और जिस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर वो नेट चार्ज आता है उसी को आयन बोलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं आयंस के। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम एटम को। ये रहा हमारे पास एल्युमिनियम का एटम। अभी आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि हम इस एल्युमिनियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, एल्युमिनियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम लोग पूरी 10th क्लास के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे एटम से, या इलेक्ट्रॉन को ही डालेंगे एटम में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब न्यूक्लियस के साथ हम लोग पूरे 10th क्लास के सिलेबस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन प्रोटॉन तो बिल्कुल सेम वैसे ही रखे। तो ये रहे 13 प्रोटॉन्स और यहाँ पे आ जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स।
अब मैंने आपको कल पढ़ाया था रिलेटिव चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज होता है -1 और प्रोटॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज होता है +1। ठीक है, साइंटिस्टों ने रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया क्योंकि अब देखो इसके ऊपर 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मुझे इसके ऊपर चार्ज लिखना होता और हमारे पास रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम लोग कुछ ऐसा लिख रहे होते 13 इंटू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता प्लस और निगेटिव में। देखो कितना मतलब कैलकुलेटिव नंबर लिख रहा है, पहले 13 फिर उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करो। लिखने में भी दिक्कत होती, पढ़ने में भी दिक्कत होती, समझने में भी दिक्कत होती। तो मैंने आपको कल भी समझाया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि रिलेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट साइंटिस्टों ने इसलिए दिया ताकि पढ़ाई लिखाई आसान हो सके। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना निगेटिव चार्ज होता है अगर रिलेटिव चार्ज की बात करें तो -1 होता है, और प्रोटॉन के ऊपर होता है +1। अब यहाँ पे देखो माइनस का 12 है और प्लस का 13 है, तो कितना बचेगा? ये तो बहुत बेसिक सी यार मैथ है। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हमारे पास है प्लस का 13, मतलब 13 प्रोटॉन्स हैं, हर प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज है +1 का, तो 13 प्रोटॉन के ऊपर 13 +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर होगा -12, यहाँ पे होगा -12। ठीक है, अब इस इक्वेशन में कितना बचेगा? जब 13 में से -12 जाएंगे, मतलब प्लस के 13 में से -12 जाएंगे, कितना बचेगा? प्लस का 1 बचेगा ना हमारे पास। ये तो बहुत बेसिक सी मैथमेटिक्स है यार, ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को भी आती होगी। ठीक है, तो समझ के इसके ऊपर कितना बच जाएगा? +1 बच जाएगा। इसे हम इरेज कर देते हैं। अब वापस आते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम के एटम के साथ क्या हुआ। ये रहा हमारा एल्यूमिनियम का एटम। इन 12 इलेक्ट्रॉन्स ने चार्ज ने इन 12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज ने 12 प्रोटॉन के चार्ज को मार दिया, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज तो बचा, और वही चार्ज यहाँ पे ऐसे एल्यूमिनियम एटम के ऊपर दिखेगा +1 के रूप में। ठीक है, अब इस बार मैंने कहा इसमें हम लोगों ने कितना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा कि इस बार हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। पहले हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, इस बार हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ये रहा हमारा वही एल्यूमिनियम का एटम पहले वाला। अब हमारे प्रोटॉन के साथ तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो 13 प्रोटॉन्स ही रहेंगे, लेकिन पहले 13 थे, अब 2 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 11 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और इस बार क्या होगा? जो पहले हुआ था सब कुछ वैसा ही होगा। एल्यूमिनियम माइनस का 11 है और प्लस का 13 है, कितने बचेंगे? प्लस का 2 बचेगा ना। अब देखो यहाँ पे ये जो एल्यूमिनियम एटम है, ये जो एल्यूमिनियम एटम है इसके ऊपर +1 चार्ज दिख रहा है, और ये वाला एल्यूमिनियम एटम है इसके ऊपर +2 चार्ज दिख रहा है। ये जो एटम्स हैं जिनके ऊपर चार्ज दिख रहे हैं, यही हैं हमारे क्या, ये दो, यही हैं हमारे आयंस। इन्हीं को हम लोग आयंस बोलते हैं। ये आयंस बन गए हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार हम लोग ले रहे हैं नाइट्रोजन को। इस बार मान लो हम लोगों ने लिया नाइट्रोजन एटम को। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस बार मैंने कहा, पिछली बार हम लोगों ने एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन को निकाला था, मैंने इस बार कहा कि इस बार हम लोग इस वाले एटम में 1 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अंदर डाल देते हैं। हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब क्या होगा? ये रहा हमारा नाइट्रोजन एटम। प्रोटॉन्स के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो वैसे ही रहेंगे। 7 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इस बार 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जैसा हम लोगों ने पहले किया था पिछली बार, बिल्कुल वैसा ही होगा। ये रहा नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे माइनस देखो, दिखाता हूँ दूसरे पेन से। यहाँ पे हमारे पास प्लस का 7 है और माइनस का 8 है, कितना बचेगा? -8 में से प्लस का 7 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा ना। ये तो भाई बेसिक सी बात है यार, ये तो बेसिक सी मैथ है, पर मैं तुम्हें फिर भी दिखा रहा हूँ एक एक चीज़ को इतना डिटेल में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इसके ऊपर माइनस का 1 बचेगा, तो इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया? -1 चार्ज, माइनस का 1 चार्ज आ गया। इस बार मैंने कहा कि चलो ठीक है, इस बार अपन लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रहा हमारा नाइट्रोजन एटम। प्रोटॉन्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, प्रोटॉन वही रहेंगे 7 के 7। इस बार हो जाएंगे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर से हम लोग नाइट्रोजन के पास जाएंगे इसी एटम में।
ये रहा हमारा नाइट्रोजन का एटम। माइनस के 7 में से प्लस का, सॉरी माइनस के 9 में से प्लस का 7 जाएगा, कितने बचेंगे? माइनस का 2, माइनस का 2 बचेगा। और यही हमारे क्या हैं, ये जो दो बने हैं, ये जो दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, इनके ऊपर जो चार्ज आ गया है -1 -2, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आयंस। ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें इसीलिए इतना डिटेल में एक एक प्लस माइनस करके दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, क्योंकि ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी जो 10th क्लास की केमिस्ट्री है उसमें 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस हैं, और केमिकल रिएक्शंस इन्हीं आयन से चलेंगी। अभी हम लोग आगे और पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, वो तीनों मतलब कि आयंस की केमिकल रिएक्शंस पे ही मतलब बेस्ड हैं पूरे चैप्टर्स। अगर तुमने ये आयंस का कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो मतलब तुम्हें केमिस्ट्री इतनी इजी लगेगी, तुम ये कहोगे भैया बस इतना ही था। केमिस्ट्री में तुम सामने से आके कमेंट करोगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम खुद से कहोगे आके भैया बस इतना ही था, ये तो बहुत आसान है, ये तो 10th के लेवल से बहुत सरल है। लेकिन अगर तुमने ये आयंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो फिर तुम्हें बहुत चीज़ें कठिन लगेंगी, तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं अभी बता रहा हूँ देखो, इसीलिए मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ इन चीज़ों पे कि अगर तुमने इन्हें समझ लिया ना, इन बेसिक्स को समझ लिया, तो फिर आगे वाले जो चैप्टर्स आएंगे उनमें कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ रट्टाफिकेशन का काम रह जाएगा। तुम्हें बैठ के डेफिनेशंस रटनी पड़ेंगी बोर्ड्स के लिए, समझने वाला जो काम है वो यहीं पे हो रहा है। अगर तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गई ना, तो आने वाले चैप्टर्स में बाकी चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। और अगर यहाँ पे तुम्हें नहीं समझ में आई, तो फिर चाहे तुम खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन से पढ़ लेना जाके, या सर आइजैक न्यूटन से पढ़ लेना जाके, तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारे आयंस की बात। अभी देखो, हमने जो पहला एग्जाम्पल लिया आयंस का, वो था हमारा एल्यूमिनियम एटम का। ये रहा एल्यूमिनियम एटम का, यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर +2 आया, +1 आया, +2 आया। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ विजुअलाइज कराता हूँ, तुम लोगों ने नोटिस करी हो या ना करी हो, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये लो, हमने इसमें क्या किया, हमने एल्यूमिनियम एटम से इलेक्ट्रॉन का क्या किया, हमने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एल्यूमिनियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था। यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया था, लॉस किया था। मतलब लॉस करना मतलब हटा देना, निकाल दिया। एल्यूमिनियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और रिजल्ट में देखो क्या हुआ, एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और इधर क्या हुआ, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन में क्या किया था, नाइट्रोजन को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को गेन कराया था। यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन क्या कराया था, गेन कराया था। और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कैसा आया, निगेटिव। इसका मतलब समझे दया इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन खुद में एक निगेटिव बंदा है, मतलब उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो वो निगेटिव बंदा है। अब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई एक बाहर से निगेटिव बंदा आएगा तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में निगेटिविटी बढ़ेगी ना भाई, सिंपल सी बात है ना। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अगर कोई बाहर से नेगेटिव बंदा आ रहा है तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में नेगेटिविटी बढ़ेगी। और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में पहले से ही कोई नेगेटिव बंदा हो और तुम लोग उससे अपने फ्रेंड सर्कल के हटा दो, तुम उसे अपने फ्रेंड सर्कल से हटा दो, तो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी। तुम लोग कहोगे यार अब सब कुछ बढ़िया चल रहा है यार, वो नेगेटिव बंदा निकाल दिया, हर बात पे नेगेटिव बातें करता था। तो आओ इसे लिख लेते हैं बिल्कुल देसी भाषा में। पहला पॉइंट, जब एटम, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, मुझे लगता है ये दिखेगा नहीं, ये वाला कर लेते हैं पहला। जब एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो पॉजिटिव आयंस बनते
पॉजिटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, अब अपन लोग दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब एटम और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव आयंस बनते हैं। अब हम इन्हें कुछ अलग नाम भी देते हैं। जब पॉजिटिव आयंस बनते हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कैटायन। ठीक है, इन्हें हम लोग कैटायन बोलते हैं और इन्हें हम लोग एनायन बोलते हैं। इन्हें हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन। पॉजिटिव आयंस कैटायन, निगेटिव आयंस एनायन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ आयंस की लिस्ट लेके आया हूँ। जैसे कि जो फार्मूलों की लिस्ट थी ना, कंपाउंड्स की लिस्ट थी, उसी तरह से ये लिस्ट है और ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इससे तुम्हारी क्लास 10th की 80% इक्वेशंस बनेंगी यहीं से। जो केमिकल रिएक्शंस होंगी वो इन्हीं से होंगी। अभी बता रहा हूँ, जब होंगी तब तुम देखना। अभी तुम्हें हो सकता है ना समझ में आ रहा हो, तुम इस चीज़ को थोड़ा हल्के में ले रहे हो। ये पॉजिटिव आयंस हैं और हम इन्हें क्या बोलते हैं, कैटायंस। तो ये कैटायंस की कुछ लिस्ट है। अब ये वाले जो +1 वाले हैं, ये देखो यहाँ पे जो लिस्ट में लिखे हुए हैं, ये +1 वाले हैं। मतलब हाइड्रोजन +1 बनाता है। हाइड्रोजन +1, लिथियम आयन +1, सोडियम आयन +1, पोटेशियम आयन +1, सिल्वर फर्स्ट आयन Ag+1। सिल्वर 2 बनाता है। सिल्वर यहाँ पे मैंने एक ही मेंशन किया है क्योंकि हमारे सिलेबस में सिल्वर 1 ही बनाता है। लेकिन कॉपर देख लो, कॉपर का यहाँ पे लिखा है क्यूपरस आयन जो होता है वो +1 बना रहा है। ठीक है, और इधर, हाँ इधर देखो, ये है जो क्यूपरिक आयन, ये +2 बना रहा है। मतलब कॉपर 2 तरह के आयन्स बनाता है, +1 भी बनाता है, +2 भी बनाता है। सेम चीज़ है आयरन के साथ। ये देखो, ये जो फेरस है आयरन का, आयरन सेकंड, ये Fe2 बनाता है। और आयरन का जो थर्ड है फेरिक, ये Fe3 बनाता है। तो तुम्हें इन्हें याद करना पड़ेगा और रिएक्शंस होंगी उनमें तुम्हें तब पता चलेगा कि कब +2 बन रहा है, कब +3 बन रहा है, कब +1 बन रहा है, कब +2 बन रहा है। तो ऐसे ही जिंक आयन देखो +2 बनाता है, बेरियम आयन +2 बनाता है, कैल्शियम आयन +2 बनाता है। तो आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है तुम लोगों को मतलब इरिटेशन फील हो रही हो कि भैया बार बार क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि इन्हें करना है, क्यों करना है। मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग इसे सीरियस लो। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। आगे हमारे सिलेबस में आएंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी होती हैं, AB एक कंपाउंड होगा, इधर CD एक कंपाउंड होगा। ये दोनों रिएक्शन करके कुछ ऐसा बना लेंगे, AC + BD, ऐसा बनेगा। अब बच्चे जिन्हें ना समझ में नहीं आती वो क्या याद करते हैं कि पहले वाले को यहाँ पे ऐसे रख देंगे, B वाले को उठा के आगे भेज देंगे, C वाले को उठा के A के साथ लगा देंगे, D वाले को उठा के B के साथ लगा देंगे। ऐसा याद करेंगे। अगर टीचर थोड़ा सा होशियार होगा ना तो वो इन कंपाउंड्स की पोजीशंस को चेंज कर देगा। और बच्चे यही रट्टाफिकेशन करके जाते हैं। आई थिंक बारिश होने लगी है यार, या आंधी आई है, कुछ तो हुआ है। खैर वापस आते हैं। तो टीचर अगर जो थोड़े से होशियार टीचर होते हैं वो इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। अब लेकिन बच्चे तो यही कॉन्सेप्ट याद करके गए हैं कि इसे उठा के यहाँ पे कर देंगे और इसे उठा के वहाँ पे कर देंगे, क्योंकि उन्हें आयंस का कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है कि कैसे आयंस बनते हैं, कौन किसके साथ जुड़ता है, कब क्या होता है, वो तो उन्हें याद नहीं रहता। वो ऐसे ही बस याद कर लेते, इसे उठा के इसके साथ जोड़ देंगे, इसे उठा के इसके साथ जोड़ देंगे, और फिर नंबर कटते हैं। फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो सही किया था लेकिन मेरा गलत कैसे हो गया। तो ये आयंस मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गए हमारे कैटायंस। अब कुछ एनायंस की भी लिस्ट देख लेते हैं, और ये सारे आपको याद करने हैं, ये सारे आपके सिलेबस में आएंगे। ठीक है, मैं इस कैमरे को उठा के यहाँ पे कर देता हूँ। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन +1 भी बना रहा था और हाइड्रोजन -1 भी बनाता है। जब हाइड्रोजन +1 बनाता है तब उसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और जब -1 बनाता है तब उसे हाइड्राइड आयन बोलते हैं। फ्लोरीन देखो -1 बना रहा है, फ्लोराइड आयन। क्लोरीन देखो, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्राइड आयन, परमैंगनेट आयन। पोटेशियम परमैंगनेट नाम सुना होगा आपने।
पोटेशियम परमैंगनेट आपने नाम सुना होगा KMnO4, तो पोटेशियम +1 बनाता है और MnO4 -1 बनाता है, तभी ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड्स। जब हम लोग आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे ना तब चीज़ें एकदम मस्त तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, अब ये -2 बनाने वाले ऑक्साइड आयन, ये देखो -2 बना रहा है। सल्फाइड आयन सल्फाइड आयन FIDE है, सल्फाइड आयन H2 बना रहा है। सल्फाइड आयन H2 बनाता है, सिर्फ H2 बनाता है। और सल्फेट आयन SO4 -2 बनाता है। ये तीन देखो, ये जो तीन है ना ये एक ही जैसे हैं। ये है सल्फाइड, ये है सल्फेट, ये है सल्फाइड। सल्फाइड बनाता है SO3। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सल्फाइड आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है, अगर आप नाम में कन्फ्यूज़न होंगे तो आप चीज़ें गड़बड़ करेंगे। यह है कार्बोनेट आयन, CO3 -2 बनाता है। क्रोमेट आयन CRO4 -2 बनाता है। ये देखो नाइट्राइड आयन, इधर देख लो, ये तीन है, एक है नाइट्रेट, एक है नाइट्राइट, एक है नाइट्राइड। ये तीनों भी सिमिलर लगते हैं देखने में, लेकिन नाइट्रेट देखोगे तो NO3- है, नाइट्राइट देखोगे तो NO2- है, नाइट्राइड देखोगे तो N3- है। सर आपको इन्हें याद करना है, स्पेशली मैं इन तीन की बात कर रहा हूँ, ये तीन और ये तीन, ये क्योंकि ये तीनों, अब ये देखो फॉस्फाइड आयन, ये फॉस्फाइड आयन है P3- और फॉस्फेट आयन PO4 3- है। तो इनके नेम में भी, अगर जो अच्छे टीचर्स होते हैं जब वो पेपर बनाते हैं ना तो वो इनके नेमों के साथ भी खेल जाते हैं और बच्चों अपने नंबर और अपने करियर के साथ खेल जाते हैं। फिर नीचे आके देखते आके हैं, जब बाद में आके मार्क्स चेक करते फिर कहते कि अरे यार ये था, ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही स्लाइट सा ही अंतर था, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आपको इन्हें अच्छे से याद करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इन्हें सीरियस लेना। ठीक है, अब हमारे आयंस का टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अगर आप लोग शुरू से देखें यहाँ से, सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पढ़े। फिर हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट बनाया, इस चार्ट के वजह से हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। फिर हम लोगों ने पढ़ा, ये देखो ये कंपाउंड्स की लिस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, यही सारे कंपाउंड्स अदल बदल के आते रहेंगे तुम्हारे, यही सारे कंपाउंड्स अदल बदल के आएंगे। कहीं सोडियम कार्बोनेट होगा, कहीं सोडियम ऑक्साइड होगा, कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, इसी तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने आयंस पढ़ा। आयंस मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आयंस तो भाई पूरी 10th क्लास की केमिस्ट्री की जान है, ऐसे समझ लो, तुम इन्हें बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो देखते हैं। वैसे उसे मैं बोलूँगा पढ़ाने की नीड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाने के लिए कहा है तो मैं उसे भी ज़रूर पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं कोई कुछ छोड़ के निकल जाऊँ। कल मैंने आपको बताया था, मतलब हम लोगों ने कल पीरियोडिक टेबल देखी थी। पीरियोडिक टेबल में पूरे में तुमने अगर पीरियोडिक टेबल तो देखी होगी, 10th क्लास में हो यार, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऐसा तो है नहीं आज तो कभी पीरियोडिक टेबल नहीं देखी होगी, मैंने कल भी दिखाई थी। तो पीरियोडिक टेबल में तुमने पूरे में देखा है सिर्फ सिंबल लिखे होते हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He2, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, ऐसे करके कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, सिर्फ सिंबल लिखे होते हैं। एलिमेंट्स सिंबल्स, चलो एडिंग डालते हैं। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, पहले क्या हुआ, पहले जो साइंटिस्ट थे जब बहुत ही कम एलिमेंट्स मिले थे, मतलब 10 या 12 ही एलिमेंट कुछ डिस्कवर किए गए थे, तो लोगों ने क्या कहा कि हम लोग सिंबल्स, मतलब एलिमेंट के सिंबल्स को अलग सिंबल से, कहीं मतलब इस एलिमेंट को क्रॉस से दिखा दिया, किसी को मल्टीप्लाई से दिखा दिया, किसी को माइनस से दिखा दिया, किसी को प्लस से दिखा दिया, किसी को किसी और सिंबल से, मतलब हम लोग एलिमेंट्स को सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। तब हम लोग इन, जैसे कि अभी हम लोग करते हैं ना, ये अभी जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल, जैसे कि उनके नाम वाले जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। फिर धीमे धीमे काफ़ी एलिमेंट्स मिलना शुरू हुए, जब 30 एलिमेंट्स हो गए, 20 एलिमेंट, मतलब 20 एलिमेंट से भी ज़्यादा हो गए, 30 एलिमेंट से भी ज़्यादा हो गए, तब साइंटिस्टों को सिंबल ही नहीं मिल रहे थे कि नए नए सिंबल्स कैसे बनाएं। तब फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि जो भी सिंबल का नेम होगा, मतलब सिंबल जो भी सिंबल्स का नेम होगा उसी का फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स
सिंबल जो होंगे मतलब जो भी एलिमेंट का नेम होगा हम उसका फर्स्ट लेटर उठा लेंगे या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स उठा लेंगे और उसी को हम लोग उस एलिमेंट का सिंबल बना देंगे। इस बात पे सब लोग एग्री हो गए, लोगों ने रख दिया बात, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ, तभी तो हम लोग देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन की अगर बात कर लें, हाइड्रोजन का नेम हाइड्रोजन है, हम लोग इसका सिंबल दे दिया H। अगर हीलियम की बात कर लें, हीलियम का है He, हाइड्रोजन हीलियम। अगर अपन लोग लिथियम की बात कर लें, यार पेन को क्या हो गया, अगर अपन लोग लिथियम की बात कर लें तो इसका सिंबल दिया गया Li, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। अगर बेरिलियम की बात कर लें, अरे यार क्या हो रहा है, बेरिलियम, बेरिलियम का जो सिंबल था वो Be दिया गया। फिर आता है बोरॉन, बोरॉन का सिर्फ B दिया गया। फिर आता है कार्बन, कार्बन का C दिया गया। नाइट्रोजन का N दिया गया। तो तुम देखोगे जैसा कि साइंटिस्टों ने कहा था उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। हाइड्रोजन का सिर्फ फर्स्ट लेटर H उठा लिया, हीलियम का फर्स्ट 2 लेटर्स उठा लिए, लिथियम के भी फर्स्ट 2 लेटर्स उठा लिए, बेरिलियम के भी फर्स्ट 2 लेटर्स उठा लिए, बोरोन का सिर्फ फर्स्ट उठाया, कार्बन का भी फर्स्ट उठाया, नाइट्रोजन का भी फर्स्ट उठाया। तो इस तरह से इन लोगों ने नेम से ही सिंबल बनाना शुरू कर दिया। अब अपन लोगों को टेंशन ही नहीं थी, किस तरह से मतलब नेम से ही सिंबल बनने लगे। अब अगर तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर आ रहा है तो मतलब तुम लोगों ने होमवर्क किया है। मैंने होमवर्क कल क्या दिया था, मैंने बोला था कि पीरियोडिक टेबल के 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो आपके ब्रेन में एक सवाल आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मतलब तुम लोग होमवर्क सही से नहीं कर रहे हो। सवाल क्या आना चाहिए वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। सवाल क्या आना चाहिए कि भैया आप कह रहे हैं कि जो नेम का फर्स्ट लेटर है या सेकंड लेटर है, फर्स्ट 2 लेटर्स हैं वही सिंबल होने चाहिए। लेकिन हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े, कौन से एलिमेंट पढ़े, एग्जांपल के लिए सोडियम। पर सोडियम का तो सिंबल Na होता है। अगर आपके लॉजिक की बात करें कि जो साइंटिस्टों ने बोला था कि फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स की बात करें तो सोडियम का तो सिंबल होना चाहिए था S। चलो S सल्फ़र का होता है तो SO हो जाना चाहिए था। भाई आप ही भैया आप ही ने तो बताया कि फर्स्ट लेटर होना चाहिए या फर्स्ट 2 लेटर्स होने चाहिए। तो सोडियम के तो फर्स्ट लेटर S है या फर्स्ट 2 लेटर्स SO है, पर इसका नाम Na क्यों रखा। इसी तरह से अगर पोटेशियम की बात करते हैं, अगर अपन लोग पोटेशियम की बात करते हैं तो इसका तो सिंबल K होता है, तो इसका सिंबल P होना चाहिए। चलो P से फास्फोरस होता है, P से पहले से ही फास्फोरस है तो PO होना चाहिए। ये K कहाँ से आया। ऐसे ही अगर आयरन की बात कर लेते हैं, आयरन, आयरन का सिंबल, नाम तो आयरन है लेकिन इसका सिंबल होता है Fe, इसका सिंबल होता है Fe। इसे I होना चाहिए, I से चलो आयोडीन होता है, IR कर लेते हैं, IR कर लेते मतलब। तो ऐसा कैसे हो रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि साइंटिस्टों ने बोला कि फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 2 लेटर्स उठा लेंगे और फिर ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इनके फर्स्ट लेटर मैच ही नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ, इसका ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लेटर्स के फर्स्ट लेटर्स मतलब मैच कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे जो लेटर्स हैं ये इंग्लिश वर्ड हैं, इन सबको इंग्लिश वर्ड नेम से ही निकाला गया है। लेकिन कुछ लैटिन वर्ड्स नेम थे, लैटिन लैंग्वेज जो होती है, कुछ एलिमेंट्स के नेम लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और जिन लैंग्वेज मतलब जिन एलिमेंट्स के नेम लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं वो ये वाले हैं, इसीलिए उनके नेम इंग्लिश नेम से मैच नहीं होते। तो अब सवाल आता है कि इनके लैटिन नेम्स क्या हैं। तो अब अपन लोग देखते हैं, हमारे पास है सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na। ये जो Na सिंबल है ये लैटिन लैंग्वेज से आया हुआ है। सोडियम का लैटिन नेम क्या है, नेट्रियम। वैसे नेट्रियम भी काफ़ी ठीक नाम है ना, देखा जाए सोडियम से मुझे बेटर नेट्रियम लगा, अगर नेट्रियम ही नेम रहता तो। अब आगे बात करते हैं, सोडियम के आगे अपन लोगों ने देखा था पोटेशियम।
पोटेशियम का सिंबल था के। अब के जो सिंबल आया है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है और पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कैलियम। भाई कैलियम भी बढ़िया नाम है, पोटेशियम से तो मुझे बढ़िया कैलियम लग रहा है। ठीक है, ये रहा पोटेशियम का नेम कैलियम। अगर आयरन की बात कर लेते हैं, इंग्लिश नेम है आयरन, पर इसका सिंबल है Fe। ये कहाँ से आया हुआ है? लैटिन नेम फेरम। आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। ऐसे और भी एलिमेंट्स हैं बहुत सारे जिनके लैटिन नेम अलग हैं और इसीलिए उनके मतलब जो सिंबल्स होते हैं वो इंग्लिश नेम से मैच नहीं करते हैं। तो ये हो गए कि मतलब सिंबल्स एलिमेंट्स के, कि जो पीरियोडिक टेबल में पूरे एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, कैसे फर्स्ट लेटर और फर्स्ट 2 लेटर से आए हुए हैं। वैसे ये टॉपिक कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसका कोई सच इंपॉर्टेंस, वैसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि बोर्ड में आएगा, बट नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था पीरियोडिक टेबल में हमने 4 चीज़ें देखी थी कल जब मैंने पीरियोडिक टेबल तुम्हें दिखाई थी। 4 चीज़ें, पहली क्या थी? पहली थी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। दूसरे थे सिंबल्स, एटॉमिक मास, और एलिमेंट्स। तो हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया और सिंबल्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमारे पास एटॉमिक मास बचा है AMU और एटॉमिक नंबर। अब ये जो टॉपिक था आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये थोड़ा एक और टॉपिक था। मतलब जहाँ पे कल हमने लेक्चर छोड़ा था वहाँ से ये थोड़ा हट के टॉपिक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट था। और अब हम कल यहाँ से शुरू करेंगे एटॉमिक नंबर से, और मैं कोशिश करूँगा कि कल हमारा एटॉमिक नंबर और ये एटॉमिक मास दोनों, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि होमवर्क को सीरियसली लें। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ लर्न करने के लिए कि इन्हें होमवर्क में याद कर लेना, तो उन्हें याद कर लिया करो यार। तुम आगे जाके खुद देखोगे कि हाँ भैया सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। अगर आगे जाके ये चीज़ें हेल्प ना करें तो भाई तुम मेरे कमेंट सेक्शन में जितनी गाली लिखनी है लिख देना। मैं कमेंट हटाऊँगा भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम्हारा कमेंट बना रहेगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।